हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, है ना। इससे पहले हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, जो थ्योरी हमें पढ़नी है कौन सी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? CFT, है ना। कौन सी थ्योरी कहते हैं इसको? CFT। ओके, तो ये जो CFT जो थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमारी मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है उसको एक्सप्लेन करती है। ओके, जैसे हमने इससे पहले कौन सी थ्योरी पढ़ी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर जो एटम के बीच में जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो फॉर्मेशन हमारा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब VBT हमारी ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉन्ड हमारा कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर जो CFT है, ये CFT उस मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड का नेचर है वो किस प्रकार का है, उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है, उसको अपन डिटेल से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर शुरू करने से पहले इसके जो मेन एक दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझें, उसके बाद उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो CFT जो है, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, वो हमारा एक तरह से किस प्रकार का मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, है ना। CFT हमारा किस प्रकार का मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के अंदर हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किस किस के बीच में होगा? तो हमारा जो लिगेंड है और जो मेटल है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर लिगेंड और मेटल दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किस में होता है? तो जिसमें या तो पॉजिटिव आयन होते हैं या फिर जिसमें नेगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी ये कहती है कि लिगेंड और मेटल दोनों के बीच में जो बॉन्ड जो बन रहा है वो बॉन्ड हमारा कौन सा बन रहा है? तो वो बॉन्ड हमारा बन रहा है आयोनिक बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी क्या कहती है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड हमारा कैसा है? आयोनिक बॉन्ड है। और VBT हमारी क्या कहती है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारा कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, तो CFT और VBT के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर जब ये आयोनिक बॉन्ड के रूप में होता है, मतलब ये जो लिगेंड जो होता है ना, कौन? ये लिगेंड। ये जो लिगेंड होता है उसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है। लिगेंड को किसके रूप में माना गया है? पॉइंट चार्ज। ओके, जब ये लिगेंड हमारा नेगेटिव हो उस समय इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। और यदि ये लिगेंड हमारा न्यूट्रल हो, जैसे हमारा NH3 है, H2O है, यदि ये लिगेंड हमारा न्यूट्रल है तो उस समय इस लिगेंड को हम कहते हैं पॉइंट डाइपोल। क्या नाम देंगे इसको? पॉइंट डाइपोल। ओके, अब ये जो पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल वाले जो लिगेंड है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने जाएंगे? हमारे मेटल आयन के साथ। अब मेटल आयन के साथ में हमारे कौन से ऑर्बिटल मेनली पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के फॉर्मेशन में? तो वो ऑर्बिटल हमारे कौन से हैं? D ऑर्बिटल। ओके, तो जैसे D ऑर्बिटल हमारे कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी आपको ये जो मैं नोट कर रहा हूँ वो कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, इसकी एक एक पॉइंट को मैं अलग से आपको नोट करवाऊँगा, है ना। तो आप मेरे साथ उसी समय नोट करें, अभी केवल आप इसको समझें। ओके, तो यहाँ पर जो D ऑर्बिटल होते हैं ना, D ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। ये हमारे 5D ऑर्बिटल है। ओके,
ये 5d ऑर्बिटल किसके अंदर होते हैं? मेटल आयन के अंदर। ओके, मेटल आयन के अंदर ये जो 5d ऑर्बिटल है, इन d ऑर्बिटल के नेम हमारे कौन कौन से हैं? dx² - y², dz², dxy, dyz और dzx। ओके, ये 5d ऑर्बिटल जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये 5d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है, सभी की एनर्जी सेम है। ओके, इक्वल एनर्जी है। तो इस प्रकार के जो d ऑर्बिटल होते हैं इसको हम कहते हैं डीजनरेट d ऑर्बिटल। ओके, कौन से d ऑर्बिटल? डीजनरेट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल कहते हैं इसको? डीजनरेट। तो डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है ना, सेम एनर्जी होती है। उस प्रकार के ऑर्बिटल को हम कौन से ऑर्बिटल कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है ये? हमारे मेटल के d ऑर्बिटल है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लिगेंड इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जाता है ना, तो लिगेंड एक हमारा पॉइंट चार्ज के रूप में है और मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट होता है और इंटरेक्शन क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर एक क्रिस्टल फील्ड क्रिएट होता है और क्रिस्टल फील्ड क्रिएट होने की वजह से ये जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारे d ऑर्बिटल जो हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो रही है। ओके, ये 5d ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए इसको छोटी साइज में बनाया ना, ऐसा मत समझना कि सर आपने छोटा क्यों बनाया। ओके, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। कब ज़्यादा हो जाती है? जब जो लिगेंड है वो मेटल के साथ में क्या करता है? बॉन्ड बनाने के लिए आता है तब। और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो d ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? ध्यान से देखना। तो जब ये लिगेंड मेटल के साथ में जुड़ने के लिए आता है तो ये जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है किस प्रकार से हो रही है? ध्यान से देखना। जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी एनर्जी तो ज़्यादा हो जाती है और जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, ये हमारी एनर्जी के ये लेवल हैं और इस लेवल से एक तो ये एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी इन दोनों ऑर्बिटल की, और इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कम हो गई, है ना। मतलब d ऑर्बिटल की क्या होगी? स्प्लिटिंग हो गई। क्या हो गई? ये d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। ओके, तो ये जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से ये जो दोनों d ऑर्बिटल हैं, इन दोनों d ऑर्बिटल की जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? दोनों की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। ये हमारा जो डेल है वो हमारी कौन है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दोनों के ऑर्बिटल की एनर्जी का डिफरेंस जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो ये इस प्रकार से जब लिगेंड मेटल के साथ में जुड़ने के लिए आता है तो ये d ऑर्बिटल की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इस CFT के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड हमारा CFT के अकॉर्डिंग कैसा होता है? आयोनिक होता है और लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है। और ये लिगेंड जो पॉइंट चार्ज के रूप में है वो जब मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो मेटल के जो डीजेनरेट d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी पहले तो ज़्यादा हो जाती है और फिर उनकी क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है ना। अब कैसे होती है और उसके क्या क्या नेम है उसको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो मैंने जितना भी बताया है उसको अपन पहले नोट कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान से मेरे साथ में नोट करें। यस, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करें, CFT है ना, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द क्रिस्टल फील्ड। अभी जो मैंने आपको बताया ना वही बात अपन नोट करने वाले हैं। जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए वही पॉइंट अपने को पहले नोट करना है, उसके बाद आगे वाले पॉइंट को अपन नोट करेंगे। ओके, तो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर है ना, वो क्या कंसीडर करती है? तो विच कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक। जो ये कंसीडर करती है कि मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है? आयोनिक बन रहा है। और वो कैसे क्रिएट होता है? तो अराइजिंग प्योरली
प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड, है ना। मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के माध्यम से हमारा कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में। ऐसे हमारे कौन सी थ्योरी कह रही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। सेकेंड पॉइंट आगे नोट करें, लिगेंड आर ट्रीटेड, लिगेंड आर ट्रीटेड मतलब लिगेंड को किस रूप में माना गया है, तो लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, लिगेंड को किस रूप में माना गया है, पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है। इन केस जब वो लिगेंड किस रूप में हो, एनायन के रूप में, है ना, तो इन केस ऑफ एनायन, जब लिगेंड एनायंस के रूप में है तो उसको पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है। और पॉइंट डाइपोल, लिगेंड को पॉइंट डाइपोल के रूप में कब माना गया है, तो वो माना गया है इन केस ऑफ न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जब लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में हो तो उस समय इसको हम कहते हैं पॉइंट डाइपोल, ओके। तो जब लिगेंड हमारा एनायन के रूप में हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, और जब लिगेंड हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डाइपोल, ओके। ये CFT के अकॉर्डिंग उनके क्या दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट नोट करते हैं, ध्यान से देखना, द 5 d ऑर्बिटल, है ना, ये जो d ऑर्बिटल है 5, ओके, द 5 d ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन, है ना, ये जो 5d ऑर्बिटल जो हमारे आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन के जो होते हैं उनकी जो एनर्जी है ना, हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है ना, ओके, हैव सेम एनर्जी, आर कॉल्ड डी जनरेट, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल, है ना, डी जनरेट ऑर्बिटल, ओके। जो मेटल आयन के जो 5d ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल, ओके। अब यहाँ पर आगे जो ये हो रहा है, क्या हो रहा है आगे, कि ये जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है, कब होती है स्प्लिटिंग, जब लिगेंड मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आता है तब, ओके। तो उसको अपन आगे नोट करते हैं ना, ध्यान से देखना, व्हेन ए नेगेटिवली, जो नेगेटिवली चार्ज वाला कौन सा है, लिगेंड, है ना, ए नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, जो लिगेंड है नेगेटिवली चार्ज वाला है ना, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या करता है, अप्रोचेज ए मेटल आयन, है ना, मतलब जब लिगेंड मेटल आयन के पास में पहुंच रहा है ना, तो अप्रोचेज ए मेटल आयन, द डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ये वाले जो डी जनरेट जो डी ऑर्बिटल है ना, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ये जो डी जनरेट जो डी ऑर्बिटल है उनका क्या होता है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन, ऑफ द मेटल आयन अंडरगो स्प्लिटिंग, उनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, जैसा ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, ओके। तो डी ऑर्बिटल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, अंडरगो स्प्लिटिंग। ए फिनोमिनॉन, तो ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, तो ए फिनोमिनॉन नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है उसको, है ना। एंड द एनर्जी जनरेट, यहाँ पर ये दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना, यस, द एनर्जी जनरेट, है ना, द एनर्जी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है ना, दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, तो इज कॉल्ड CFSE, है ना, CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको कहा जाता है, ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको, ओके। तो ये यहाँ पर जो लिगेंड मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो ये डी ऑर्बिटल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है।
अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन जो एंटिटीज होती है वो 2 प्रकार की होती है, मेनली 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है ऑक्टाहेड्रल और दूसरी हमारी होती है टेट्राहेड्रल, है ना। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमें दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर हमें समझनी है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है और टेट्राहेड्रल के अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है ना। तो इस पॉइंट के बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, पॉइंट नंबर डालना है ए मतलब फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है ना, और फिर हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर। दोनों को ध्यान से समझना है ना, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर आपके सामने है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है। ओके, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कौन सी स्प्लिटिंग ले रहे हैं? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन कौन से कॉम्प्लेक्स? तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ओके, कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो किस प्रकार से होती है ना। तो ये जो आपके सामने जो फिगर है ना, वही फिगर आपका कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही फिगर मैंने आपके सामने बनाया है, जिसके अंदर ये 5d ऑर्बिटल होते हैं। इनकी एनर्जी पहले तो इंक्रीज़ होती है और फिर बाद में ये 2 पार्ट के अंदर क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी लो हो जाती है, मतलब डिक्रीज़ हो जाती है, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो अब ये जो जिनकी एनर्जी डिक्रीज़ हुई वो हमारे कौन से ऑर्बिटल हैं? तो वो हमारे हैं dxy, dyz और dzx, है ना। मैं यहाँ पर नाम नोट कर देता हूँ, dxy, dyz और dzx। ओके, ये हमारे 3d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, लो हो जाती है, और ये जो d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी वो हमारे कौन से हैं? तो वो हमारे हैं dx² - y² और उसके साथ में है dz²। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होगी उनका एक नेम है, वो नेम हमारा क्या है? T2g, है ना। क्या नेम है इनका? T2g। उसके बाद में जो d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उसको हम कहते हैं Eg, है ना। ओके, तो इसको आप मेरे साथ नोट करते जाए ना, जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है। ओके, तो इनको हम कहते हैं T2g और इनको हम कहते हैं Eg। ओके, अब यहाँ पर जो एनर्जी का ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ और यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ। ओके, ये जो एनर्जी का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ? तो यहाँ पर जो क्रिएट होता है, ध्यान से देखना, जो ये हमारे 2d ऑर्बिटल है ना, उनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ हुई, तो उनकी वैल्यू हमारी आएगी प्लस में, और ये जो नीचे जिनकी एनर्जी डिक्रीज़ हुई उसकी वैल्यू हम लिखेंगे माइनस में, है ना। एनर्जी की वैल्यू अपन नोट कर रहे हैं, ये जो डेल की वैल्यू को अपन नोट कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो डेल है इसके 2 पार्ट किए गए ना, यहाँ पर जिनकी एनर्जी एक तो इंक्रीज़ होगी और एक जिनकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो जिनकी एनर्जी प्लस हुई वो हमारी होती है 3/5, है ना, 3/5 डेल। अब डेल के साथ में ये हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स का? ये ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल O। तो यहाँ पर भी ये 3/5 के साथ में क्या आ जाएगा? डेल O, है ना। उसको अपन यदि डेसिमल के रूप में यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा प्लस 0.6 डेल O, है ना, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। और उसके बाद में जिनकी एनर्जी लो हो गई उसकी वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, तो वो हमारा माइनस में होता है 2/5, है ना, 2/5 डेल O, और डेसिमल के अंदर ये हो जाएगी हमारी माइनस, है ना, -0.4 डेल O। ओके, तो ये और ये पूरा डिफरेंस यहाँ से लगा करके यहाँ तक का ये टोटल डिफरेंस हमारी हो जाएगी इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना डेल O, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, तो ये यहाँ पर कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है उसमें कौन से ऑर्बिटल कहाँ होते हैं,
कौन से ऑर्बिटल नीचे होते हैं, कौन से ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, नीचे वाले के क्या नाम है, ऊपर वाले का क्या नाम है, एनर्जी का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर किसकी वैल्यू को बता रहा है, ये हमारी किसकी वैल्यू को बता रहा है, ये एनर्जी की वैल्यू को बता रहा है। ओके, ऑर्बिटल के एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है उसका फिगर हमने बनाया है ना। अब हमें सेकंड फिगर किसका बनाना है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, तो हेडिंग डालें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। ओके, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। टेट्राहेड्रल के अंदर ये स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है ध्यान से समझना। पहले तो सेम ये हमारे 5d ऑर्बिटल है ना, ये 5d ऑर्बिटल की जो एनर्जी हमारे सेम होती है इसको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। ओके, इसके नेम अपन नोट कर देते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई है ना, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ओके, क्लियर। ये हमारे ये एनर्जी की वैल्यू को बता रहा है। ओके, इसकी एनर्जी की वैल्यू पहले तो 5d ऑर्बिटल की एनर्जी की वैल्यू पहले तो ज़्यादा हो जाती है जब लिगेंड इसके साथ में जुड़ने के लिए आता है तब, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसकी भी स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है उसको समझना है ना। यहाँ पर ये वैल्यू किसको बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है। ओके, यस। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको समझना कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के अंदर 3 ऑर्बिटल की एनर्जी तो कम और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अब टेट्राहेड्रल के अंदर इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कैसे होगा कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल की एनर्जी तो हमारी हो जाएगी ज़्यादा और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो जो 2 जिनकी कम हो रही है वो हमारे कौन से हैं, तो वो हमारे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और जिनकी ज़्यादा हुई वो हमारे कौन से हैं, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ओके, ये 3d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और ये 2 जिनकी एनर्जी कम होगी। तो उनकी एनर्जी के लेवल को यदि हम देखें है ना, एनर्जी के लेवल, ये इसका एनर्जी का लेवल, ये इसका एनर्जी का लेवल, तो यहाँ पर ये एनर्जी है ना जो इंक्रीज हुई वो वैल्यू हमारी आएगी प्लस में, और ये एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो वैल्यू हमारी आएगी माइनस में। तो ये प्लस में कितनी होगी, तो यहाँ पर 3 के साथ में कौन है, ये 2/5, तो यहाँ पर भी यहाँ प्लस में हो जाएगी 2/5 है ना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 3 ऑर्बिटल के साथ में 2/5 और 2 ऑर्बिटल के साथ में 3/5, ये दोनों में फिक्स है ना, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया प्लस 2/5 डेल टी हो जाएगा, ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टी, ये डेल ओ, ये हमारे टेट्राहेड्रल के लिए, ये हमारे ऑक्टाहेड्रल के लिए। ओके, तो डेल टी, तो ये हमारी वैल्यू यदि डेसिमल में हम लिखें इसको तो 0.4 डेल टी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 3/5 डेल टी, जिसको डेसिमल में लिखेंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस 0.6 डेल टी। ओके, और ये टोटल है ना, यहाँ से लगा करके यहाँ तक कि ये टोटल जो एनर्जी का डिफरेंस वो हमारा हो जाएगा डेल टी। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे T2G और EG नाम दिए थे हमने ना, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल के अंदर अपने को नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके क्या नाम दिए, इसके नेम दिए हैं यहाँ पे T2 है ना, G नहीं लगाना है, ओनली T2, और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा E है ना। ये स्प्लिटिंग के बाद के इनके नेम है T2 और E, कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ना, 3 वाले ऑर्बिटल यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर 3 वाले ऑर्बिटल यहाँ पर ऊपर है, इसमें 2 वाले ऑर्बिटल ऊपर है तो यहाँ पे इसमें 2 वाले ऑर्बिटल नीचे है। ओके, ये दोनों में मेनली डिफरेंस है, और ये जो एनर्जी की जो वैल्यू आपने जो नोट की है ना वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी एनर्जी की वैल्यू किसके साथ में आ रही है, और ये दोनों की एनर्जी का वैल्यू का डिफरेंस, जिसमें यहाँ तो हो जाएगा ये डेल ओ और ये हो जाएगा हमारा डेल टी। ओके, तो ये हमने क्या देखा, टेट्राहेड्रल के अंदर जो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो किस प्रकार से होती है उसको हमने समझा, दोनों के अंदर हमने क्लियर कर दिया है ना। और यही आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे जो सवाल है जो आपके एमसीक्यूज में हो कि कहीं भी हो, सवाल आपका इसी के अंदर से पूछा जाएगा ना, और यहीं से आपका क्वेश्चन बैठता है, तो आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना है ना। ओके,
अब अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बढ़ते हैं। इसी थ्योरी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आगे हम क्लियर करते हैं। तो नोट करें मेरे साथ, some ligand are able to produce strong field, है ना। कुछ लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड in which case the splitting will be large, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, सम लिगेंड आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड। कुछ लिगेंड जो होते हैं जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जब जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं तो उनके बीच में जो स्प्लिटिंग की जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी हमें क्या प्राप्त होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है ना। तो द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज, है ना, वो भी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है, ओके। तो इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं, है ना, उस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसके साथ में इसका जस्ट ऑपोजिट, whereas other ligand प्रोड्यूस वीक फील्ड, है ना, अदर लिगेंड प्रोड्यूस वीक फील्ड। इन विच केस मतलब उस समय, है ना, उस समय उस लिगेंड क्या करेगा, वो स्मॉल स्प्लिटिंग, है ना, जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी, स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। मतलब दोनों के बीच में एनर्जी की जो डिफरेंस है वो हमें कम प्राप्त होगा, तो वो हो जाएगी स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कब, जब जो दूसरे लिगेंड जो होते हैं जो वीक फील्ड यदि प्रोड्यूस करते हैं तब दोनों की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, ओके। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहेंगे, तो आर कॉल्ड, उस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड, ओके। क्या कहेंगे इसको, वीक फील्ड लिगेंड। तो एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और स्प्लिटिंग की ये जो एनर्जी की वैल्यू भी हमें क्या देते हैं, ज़्यादा देते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड है जो वीक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की जो एनर्जी का जो डिफरेंट है वो भी हमें कम प्राप्त होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप आगे नोट करें, इन जनरल लिगेंड कैन बी अरेंज्ड, है ना, लिगेंड कैन बी अरेंज्ड, है ना। लिगेंड को हम क्या करना है, हमें लिगेंड को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, अरेंज्ड इन ए सीरीज, एक सीरीज के रूप में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है, लिगेंड को, है ना, इन ए सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, यस। तो जो लिगेंड होते हैं उनके क्रिस्टल फील्ड जो उनका स्ट्रेंथ होता है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है। मतलब कौन सा लिगेंड ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट करेगा और कौन सा लिगेंड एनर्जी का डिफरेंस कम क्रिएट करेगा। तो हमें कौन से ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब पहले वो वाले लिगेंड लिखेंगे जो वीक फील्ड लिगेंड है ना, जो हमारी एनर्जी का जो डिफरेंस प्राप्त हो रहा है वो हमें कम प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड से हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उनके हम नेम नोट करेंगे और उनकी एक सीरीज़ बनाएंगे, है ना। तो आप मेरे साथ में जो लिगेंड जो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे उसके नेम आप नोट करें। सबसे पहला हमारा होता है आयोडीन, I-, Br-, उसके बाद में है SCN-, उसके बाद में Cl-, उसके बाद में H2-, उसके बाद में F-, उसके साथ में OH-, के बाद में अपने को लेना है C2O4 2-, फिर उसके बाद में आगे आएगा हमारा H2O, उसके बाद हमें नोट करना है NCS-, फिर उसके बाद में है EDTA4-, फिर उसके बाद में हमारा है NH3, और NH3 के बाद में हमारा आ रहा है EN के बाद में नोट करना है Cn-, और Cn- के बाद में लास्ट में नोट करना है CO, है ना। तो ये हमने जो लिगेंड है ना, लिगेंड की क्या लिखी है हमने, एक सीरीज़। कौन सी सीरीज़ लिखी है, जिसमें इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ है
मतलब ये आगे जो है वो हमारे वीक फील्ड लिगेंड है और पीछे की तरफ जो लास्ट में मिल रहे हैं वो हमारे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। उनकी एनर्जी का डिफरेंस हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये लिगेंड की ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ का एक नेम है, वो नेम हमारा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आगे नीचे नोट करें, सच ए सीरीज़, मतलब ये जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, तो सच ए सीरीज़ इज टर्म्ड एज, क्या नाम है इसका, टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना। इसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, क्या नाम है इसका, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, तो लिगेंड जो है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनका लिगेंड का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये सीरीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज़ से ही अपने को पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड है ना, उसका पता हमें इस सीरीज़ के माध्यम से चलेगा। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप नोट करें मेरे साथ, ligand for which del O is greater than P है ना। del O कौन है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFAC है ना वो हमारी है del O। P हमारी कौन है, पेयरिंग एनर्जी है ना। पेयरिंग एनर्जी मतलब जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होते हैं ना, तो पेयर्ड होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी कहलाती है पेयर्ड एनर्जी। ओके, तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा हो, यदि हमारी ऑक्टाहेड्रल वाली जो स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है ना CFAC वो ज़्यादा हो, किससे हो, पेयरिंग एनर्जी से, तो उस समय क्या होगा है ना, तो लिगेंड फॉर विच del O इज़ ग्रेटर देन P, तो उस समय क्या होगा, ध्यान से देखना, आर नॉन एज, मतलब ऐसे लिगेंड जिनकी ऑक्टाहेड्रल वाली जो स्प्लिटिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी पेयरिंग एनर्जी से। ओके, तो उस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, आर नॉन एज क्या कहेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एंड फॉर्म किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कौन से लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम किसको कह सकते हैं, यहाँ पर इसको है ना, जिसकी जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है जो मैंने यहाँ पर नोट की है, कि यदि उनकी ऑक्टाहेड्रल वाले के अंदर जो उसकी del O की वैल्यू यदि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो, तो वो लिगेंड जो ये सीरीज़ के अंदर है वो लिगेंड हमारे कौन से लिगेंड कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे है ना। मतलब CFT है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है ना, दोनों को एक्सप्लेन करती है कि कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा और कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड वाला होगा। ओके, तो यहाँ पर जिनकी del O की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी पेयरिंग एनर्जी से है ना, तो वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसका जस्ट ऑपोजिट लिगेंड, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, लिगेंड फॉर विच del O की वैल्यू कम हो, किससे कम हो, पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयर्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, किससे, ये del O की वैल्यू से। ओके, तो उस समय जो लिगेंड होते हैं आर नॉन एज, कौन से लिगेंड कहते हैं उनको, वीक फील्ड लिगेंड, उनको हम क्या कहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। ओके, एंड और वो कौन से प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड फॉर्म वो बनाएंगे हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसका क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे ना। अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे बनेंगे उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, ध्यान से समझना कि यहाँ पर जैसे मान लो ये डी ऑर्बिटल है और ये कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो इस डी ऑर्बिटल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, मतलब ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D3। ओके, तो इस D3 के अंदर ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे। ओके, अब आगे जब स्प्लिटिंग होगी उसके बाद में ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे, तो जिसकी एनर्जी लो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, इस T2G के अंदर। ओके, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो T2G के अंदर तो हमारे हो जाएंगे, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, और EG के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, अब उसके बाद ये तो हो गया D3 कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में यदि D3 से ज़्यादा हो है ना, उसी समय की अपने को ध्यान में रखना है, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7, D8, D9 जो जितने भी हो है ना,
उस समय जैसे मान लो मैं करता हूँ D4 कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, D4, ओके। जब D4 कॉन्फ़िगरेशन है मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो T2G में जाएगा कि EG में जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो लिगेंड है उसके ऊपर। लिगेंड कौन कौन से हैं, तो एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा हमारा है वीक फील्ड लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसके डेल ओ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, उसकी पेयरिंग एनर्जी से। जब पेयरिंग एनर्जी से डेल ओ की वैल्यू यदि हमें ज़्यादा प्राप्त होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि मेटल के साथ में जुड़ने के लिए आ रहा है तो ये फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी पेयरिंग एनर्जी से ना, मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमारी कम है, पेयर्ड एनर्जी की वैल्यू यदि कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर उस समय जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G के अंदर तो हमारा हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर हो जाएगा हमारा 0 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब उसका जस्ट ऑपोजिट क्या, कि जब हमारा लिगेंड कौन सा हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो फिर ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो डेल ओ की जो वैल्यू होती है वो तो उसकी पेयर्ड एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड नहीं होगा जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, EG में चला जाएगा। ये यहाँ पर EG में चला गया, ओके। जब EG में चला गया तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2G के अंदर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा लिगेंड कौन सा हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। उस समय इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, है ना, अनपेयर्ड ही रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन यदि मान लो यहाँ पेयर्ड हो गया, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, कम मिले, 2 ही मिले। पहले कितने मिले थे, 4। अब यहाँ पर पेयर्ड होने की वजह से 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब वो कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, स्प्लिटिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होने की वजह से जब इस डेल ओ है ना, ऑक्टाहेड्रल की जो एनर्जी का हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू नोट करनी है और फिर आंसर हमें निकालना है। मतलब डेल ओ की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है और कब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होता है ना। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते नहीं है, ओके। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आपको नोट करना है, वो पॉइंट अपना है कि ये जो डेल ओ है ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो CFAC है ना, उसके बाद में जो टेट्राहेड्रल के लिए जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो टेट्राहेड्रल के लिए जो CFAC जो है डेल T और डेल ओ दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कौन सी है, तो डेल T की वैल्यू हमारी इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, 4/9 डेल ओ, है ना। ये इसकी वैल्यू के क्या होती है, इक्वल होती है, ओके। और यदि इसका जस्ट ऑपोजिट करें तो डेल ओ की वैल्यू इक्वल होती है 9/4 डेल T, है ना। ये भी नोट कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर डेल T और डेल ओ दोनों की एनर्जी की वैल्यू का क्या है, एक रिलेशनशिप है ना, जो आपको ध्यान में रखनी है। इस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चलता है, दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा और किसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि डेल ओ की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है डेल T से, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे ना, एक एक पॉइंट को मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है और ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपका जो क्वेश्चन है, जो MCQs वाले क्वेश्चन है, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं आपके, है ना। किसी भी पॉइंट, हर पॉइंट के अंदर क्वेश्चन बैठता है आपका, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको
एक भी पॉइंट अपने को मिस नहीं करना है, सभी पॉइंट अपने को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, और सारे पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। और मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, मेन आपको ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों के अंदर ये डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, उनके जो फिगर हैं वो फिगर आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसके अंदर इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ पर इस लेक्चर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।